हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला या पंजाब यूनिवर्सिटी या हम बोल सकते हैं CUT PG 2024 MSc जोलॉजी की तैयारी हो या किसी लाइफ साइंस के पेपर की तैयारी हो, आपके एंट्रेंस में ये क्वेश्चन 101% आएंगे। 101% के मैं दावा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे जो आज का टॉपिक है। आज के टॉपिक का ओवरव्यू लूँ तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें मैं आज पढ़ाऊंगा। एक है ऑटो इम्यूनिटी, उसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन, तीसरा आपका टॉपिक है यहाँ पर इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेज, फोर्थ यहाँ पर टॉपिक है वैक्सीन। ठीक है, ये चार टॉपिक हम पढ़ेंगे। और मैं मैक्सिमम बात करूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के इसी टॉपिक से आने वाले हैं। तो जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको पॉइंट्स जो मैं बताता चलूँगा वो नोट आउट करते जाना है। जहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है आपको वो नोट डाउन करना है, या आप नोट्स बना रहे होगे, आई थिंक नहीं बना रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है जो मैं वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ओके, वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात MC क्वेश्चन की, तो हमारा इम्यूनोलॉजी की आज का लास्ट टॉपिक है। आज के बाद हमारा इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी, इम्यूनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। तो इम्यूनोलॉजी के आपके MCQ क्वेश्चन आपको कल देखने को मिल जाएंगे। जो पेड होगा आपका देख लेंगे, सस्ता ही होगा, आपको उसको परचेज कर सकते हो आप। वीडियो चले गए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑटो इम्यूनिटी। तो आप ऑटो इम्यूनिटी के से क्या समझते हैं? देखो, ऑटो इम्यूनिटी वर्ड दो मीनिंग बताता है। एक, इम्यूनिटी अगेंस्ट सेल्फ, यानी ऐसी इम्यूनिटी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है हमारे अपने सेल्स से, या ऐसी इम्यूनिटी जो हमें हार्म कर रही है। तो क्या हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी? तो यहाँ पढ़ते हैं हम। तो बॉडी इज नॉर्मली एबल टू डिस्टिंग्विश इट ऑन सेल्फ एंटीजन और ए फॉरेन एंटीजन। ठीक है, दिस phenomenon is called as immune tolerance. But autoimmunity is a condition in which structural or functional damage is produced by the action of the immunological competent cells or antibody against the self sent. यहाँ पर देखना आप, ऑटो इम्यूनिटी लिटरली मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ। हम लिटरली देखें यानी इसका जो लिटरेचर है, यानी इस ऑटो इम्यूनिटी का जो मतलब है, ओनली अल्फाबेटिकली यानी डिक्शनरी के हिसाब से हम देखें तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन करना एंटीबॉडीज के द्वारा। एंटीबॉडीज हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, अपने सेल्स को बचाने का काम करती है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। ऑटो इम्यूनिटी ये नहीं है कि ऑटो मतलब खुद, और इम्यूनिटी मतलब बचाना, अपने सेल को बचाना। बट ऐसा नहीं है, ये ऑटो इम्यूनिटी नहीं होती। ऑटो इम्यूनिटी होती है actually it implies the injury to the self and therefore sometimes it's टर्म एज अंडर द क्रिटिसिज्म। और ये क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये टर्म दिया क्यों है। असल में ऑटो इम्यूनिटी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे सेल को खतरा है, प्रोटेक्शन नहीं है। वैसे तो लग रहा था कि प्रोटेक्शन करेगा, ऑटो इम्यूनिटी करेगा यानी हमारे सेल की रक्षा करेगा, बट असल में ऑटो इम्यूनिटी होती है कि इंजरी करना अपने ही सेल को, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ओके, ऑटो इम्यूनिटी आपकी हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल भी देखेंगे ऑटो इम्यूनिटी के। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्टिवेशन ऑफ द सेल्फ रिएक्टिव T और B सेल्स फॉलोइंग स्टिमुलेशन बाय द जेनेटिक और एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे सेल के T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो हमारे जो भी हमारे सेल को खाने का काम कर रहे हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर हम बात करें ऑटो इम्यून डिजीजेज की, तो ऑटो इम्यून डिजीज मोस्टली इम्यूनोलॉजिक होती हैं, यानी ये जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली इन्फ्लुएंस होती है। ये भी वर्ड याद रखना, जेनेटिकली एंड इन्वायरमेंटली। ओके, दो वर्ड यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर देखना कुछ एग्जांपल आपको यहाँ बताए हैं ऑटो इम्यूनिटी के। मान लीजिए आपके शरीर में RH एंटीजन है। आपने पढ़ा होगा RH एंटीजन क्या होता है। RH एंटीजन एक ऐसा फैक्टर होता है जो ब्लड ग्रुप में कईयों में प्रेजेंट होता है, कईयों में नहीं होता है। यानी यदि मेरा ब्लड ग्रुप O है और O के साथ O पॉजिटिव है, तो मान लीजिए मेरे शरीर में RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर मेरे शरीर में O नेगेटिव होता तो मेरे ब्लड में RH फैक्टर नहीं है। या मान लीजिए आपके शरीर में A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो A पॉजिटिव है यानी RH फैक्टर प्रेजेंट है। A नेगेटिव होता तो RH फैक्टर नहीं होना था, यानी RH एंटीजन नहीं होना था। अब जिन बच्चों के, जिन स्टूडेंट्स के, जिन भी लोगों के शरीर में पॉजिटिव ग्रुप है यानी RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उनके शरीर में RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी।
यानी मान लीजिए मेरे शरीर में ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और ओ पॉजिटिव है, तो मेरे शरीर में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, बट मेरे में आर एच एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर होगी तो फिर आपस में वो अग्लूटिनेशन कर लेगी और मुझे डिजीज हो जाएगी, यानी मेरा ब्लड खत्म हो जाएगा। बट रियलिटी में मेरे शरीर में आर एच एंटीबॉडी नहीं है। बट होता क्या है, कई बार कुछ सीवियर कंडीशन हो जाती हैं, यानी कुछ एनवायरमेंटल जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण मेरे शरीर में इस आर एच एंटीजन के प्रति आर एच एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही इस आर एच एंटीजन के प्रति आर एच एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी, तो हमको एक डिजीज हो जाएगी जिसको बोलते हैं हीमियोलाइटिक अनीमिया, यानी मेरे ही सेल अपने आप को खाना पड़ेंगे, जिसके कारण मेरे शरीर में अनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। ओके। दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, जिसमें ग्रेव्स डिजीज होती है। तो ग्रेव्स डिजीज भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जांपल है। माइलिन बेसिक प्रोटीन, जिसमें मल्टीपल सिरोसिस होती है। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स है, ये माइस्थीनिया ग्रीव्स का एग्जांपल है। एक होता है एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये आपने कॉमन देखा होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके दादा दादी होंगे, उनके जॉइंट्स में दर्द होती है, तो मोस्टली वो असल में अर्थराइटिस ही है। अर्थराइटिस ऐसे एक कंडीशन है जिसमें जोड़ों में जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये होता क्या है, साइनोबियल जॉइंट्स एंटीजन। नॉर्मली हमारे शरीर में साइनोबियल जॉइंट्स हैं, आप सभी को पता होगा, साइनोबियल जॉइंट्स में फ्लूइड भरा होता है। कई बार होता क्या है, हमारे शरीर की जो एंटीजन है वो सोचता है कि यार ये जॉइंट्स में फ्लूइड जैसा क्या है, ये सोचता है कि कोई एंटीजन आ गया है। असल में एंटीजन तो नहीं है, फ्लूइड तो आपके लिए अच्छा है, इन फ्लूइड्स वो ही मूवमेंट में हेल्प करता है। बट एंटीजन सोचता है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी सोचती हैं कि कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है, तो वो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण हमें अर्थराइटिस हो जाता है। या तो डीएनए हिस्टोन हो गए, इनको ही कई बार फॉरेन मानना पड़ता है, तो वहाँ आपको सिस्टमेटिक लम्स इरेथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। यह कई बार होता क्या है, आपने सुना होगा टू टाइप ऑफ डायबिटीज होती है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। मोस्टली जितने भी यहाँ पर दुनिया में या हमारे इंडिया में जितने भी पेशेंट हैं, उन सभी को क्या कौन सा डिजीज है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, उन सभी को टाइप 2 डिजीज है। टाइप 2 डिजीज ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारे सेल हैं वो रेजिस्टेंस हो गए हैं इंसुलिन के प्रति। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं जो इंसुलिन के लिए जो इंसुलिन के होने पर ग्लूकोज का अपटेक करते हैं, वो सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुके हैं, यानी अब उनको काफ़ी इंसुलिन चाहिए सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। ये तो होता है टाइप 2। बट टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, पैनक्रेटिक बीटा सेल एंटीजन है, यानी जो पैनक्रेटिक बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को प्रोडक्शन करते हैं, वो उन सेल्स पर जो एंटीजन लगा होता है, उन एंटीजन को ही हमारी एंटीबॉडीज होती हैं कि फॉरेन है, और बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी। यदि बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा और टाइप 1 डिजीज हमको हो जाएगी। तो इसको बोलता है टाइप 1 डायबिटीज मेल्टस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज का एक एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से कौन सी डिजीज है जो ऑटो इम्यून है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके। उसके बाद अगर मैं देखूं व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड है व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। अगर हम इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमको पता चाहिए ट्रांसप्लांटेशन क्या है। ट्रांसप्लांटेशन होती है कि किसी भी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या अपने आप में ही ट्रांसफर करना। या मान लीजिए ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द टिश्यू और ऑर्गन्स कार्ड ग्राफ्ट, इसको एक टर्म यूज करते हैं ग्राफ्ट, फ्रॉम वन इंडिविजुअल एंड प्लेसिंग देम टू अनदर इंडिविजुअल, या अपने आप में ही कर लेते हैं, इसको बोलते हैं क्राफ्ट। जो दे रहा है उसको बोलते हैं ग्राफ्ट डोनर, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड भी एक ग्राफ्ट का एक एग्जाम्पल है। ओके। बट होता क्या है, कई बार अगर हम ग्राफ्टिंग करते हैं और अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से जो हमारा आइडेंटिकल नहीं है, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस फॉरेन ऑर्गन को, इस फॉरेन ग्रुप को। ओके। इसके एग्जाम्पल में जो मैं बताऊंगा ये आपके लगातार क्वेश्चन आते हैं, इन पर मैं जो टर्में बताऊंगा इन पर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे शरीर में जो कॉर्निया है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में नहीं आती है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में यदि मैं हूँ, ठीक है, आई एम, और एक पर्सन कोई और है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा दोस्त है, अगर मैं उसको अपना कोई ऑर्गन डोनेट करूँ तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन आ जाएगा और उसकी बॉडी वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। ओके।
बट कॉर्निया के केस में ऐसा नहीं होता है। कॉर्निया एक ऐसा पार्ट होता है जो डोनेट करता है हम आइज़ का। अब देखो, अगर ऐसा होना होता तो दुनिया में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होना ही नहीं था। अब देखो, आपने सुना होगा, जब डेथ होने के बाद 24 आवर्स तक कॉर्निया एक्टिवेट रहती है, या हम उसको डोनेट कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति को जो कॉर्निया लेना चाहता है, या जिसकी आइज़ में दिखता नहीं है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हम करते हैं। अगर ऐसा होता तो हम किसी बंदे की कॉर्निया नहीं ले सकते हैं। मैं अपने दोस्त की कॉर्निया नहीं ले सकता है, या किसी अंधे को कॉर्निया चाहिए तो वो कॉर्निया नहीं ले सकता, क्योंकि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगी। बट कॉर्निया के केस में ऐसा नहीं है। होगा भी तो 0.1% चांसेस है कि रिजेक्शन हो जाए। कॉर्निया सभी व्यक्ति की चढ़ जाती है। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इंडिया में रहता है, दूसरा अफगानिस्तान में रहता है, कहीं और रहता है, ठीक है, तो उसकी कॉर्निया भी लग जाएगी उस व्यक्ति में, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स यानी ब्लड हमारी कॉर्निया में सर्कुलेट नहीं करता है। यदि एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी तो रिजेक्शन किस बात का फिर। ओके, दूसरी बात यहां पर देखो, कुछ टर्में हैं, जैसे ऑटोग्राफ्ट क्या होता है। ऑटोग्राफ्ट बोल सकते हो या ऑटोजेनिक ग्राफ्ट बोल सकते हो। तो व्हाट इज ऑटोजेनिक ग्राफ्ट या ऑटोग्राफ्ट? ए ग्राफ्ट ऑफ ए ट्रांसप्लांट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अनदर ऑन द सेम इंडिविजुअल। यानी मान लीजिए आप हो, आप क्यों हो, ठीक है, मैं हो, मेरा कोई ऑर्गन डैमेज हुआ, और या कोई मेरी स्किन डैमेज हुई, और मैंने अपनी ही बॉडी से कहीं और से, अपनी बॉडी से, मान लीजिए मेरे हाथ में इंजरी हुई है, मैंने टांगों से या मैंने कहीं से भी अपने शरीर से मैंने स्किन को यहाँ पर ग्राफ्ट कर लिया, उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक ग्राफ्ट। यानी अपनी ही बॉडी का कोई ऑर्गन अपने ही शरीर में दोबारा यहाँ पर अटैच करना, जिसमें कोई भी इशू नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि आप जेनेटिकली सिमिलर हो, अपने आप में तो सिमिलर ही हो ना, तो आप यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, जिसको बोलते हैं ऑटोजेनिक ग्राफ्ट या ऑटोग्राफ्ट। सिनजेनिक ग्राफ्ट क्या होता है? ए ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन द टू जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन ह्यूमंस। सिन ग्राफ्ट कैन बी परफॉर्म बिटवीन द मोनोजाइटिक ट्विंस। अब ये देखो, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, क्या मैं और मेरा दोस्त जेनेटिकली आइडेंटिकल है? नहीं। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल वो होता है जिसका जीनोम सेम होगा, दोनों का जीन सेम होंगे। वो कौन हो सकता है? या तो आप खुद ही होगे, या आपका कोई ट्विन होगा, कोई ट्विंस होंगे। ट्विंस होंगे तो जेनेटिक आइडेंटिकल होंगे, और उनका ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। वो आपस में अपने ऑर्गन्स, अपने स्किन के टिश्यू, हर चीज़ आपका आपस में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसको बोलते हैं सिनजेनिक ग्राफ्ट या सिन ग्राफ्ट। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनना, ये मैंने दो बता दिए हैं। तीसरा, एलोजेनिक ग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। एक ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी ह्यूमन की बात की जा रही है। ऐसा ग्राफ्ट जिसमें इंडिविजुअल तो अलग अलग हैं बट स्पीसीज सेम है। यानी ह्यूमंस, मैं, मेरे दोस्त, मैं, मेरे रिलेटिव्स, या आपका फ्रेंड, ये आपस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक ग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। ठीक है, मान लीजिए मंकी है, मंकी आपस में कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल तो अलग अलग हैं बट स्पीसीज तो सेम है। वैसे ह्यूमन की स्पीसीज तो सेम, हम तो हैं तो होमो सैपियंस ही, हैं तो सैपियंस ही हम, स्पीसीज तो हम सेम है, बस इंडिविजुअल अलग अलग हैं। तो इनमें अगर ग्राफ्टिंग हो रही है, ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, जिसे बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन यानी एलोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट क्या होते हैं? जीनोग्राफ्ट इज द ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेड बिटवीन द इंडिविजुअल द डिफरेंट स्पीसीज। मान लीजिए हम और कोई मंकी, हम और कोई डॉल्फिन, हम और, या फिर मंकी और स्क्वेरल, माउस और कैट, ठीक है, यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में ट्रांसप्लांटेशन होता है, जिसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट। और मोस्टली जीनोग्राफ्ट का एक एग्जांपल है ह्यूमन वर्सेस पिग। इसमें हो जाता है मैक्सिमम ह्यूमन, पिग और ह्यूमंस के जीन में सिमिलरिटीज होती हैं, इसी कारण पिग और ह्यूमन का ग्राफ्ट भी संभव है। बहुत सारी रिसर्च चली हुई है इस पर, एक बनाया भी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग भी है, उसका नाम भी एस्ट्रस, ऐसा उसका नाम होता है, एस्ट्रस बोलते हैं उसको, तो वो भी याद रखना आपने। अब ऑटोग्राफ्ट एंड सिनग्राफ्ट आर यूजुअली एक्सेप्टेड, ये तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे क्योंकि वो जेनेटिकली सिमिलर है, कोई इशू नहीं आएगा। बट एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट दीज आर नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। ओके, इट इज ऑफन रिकॉग्नाइज एज ए फॉरेन, हमारा इम्यून सिस्टम इसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगा और इसको रिजेक्ट कर देगा। किन ग्राफ्ट को? एलोग्राफ्ट को और जीनोग्राफ्ट को। बट आपने सुना होगा, असल में तो हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अगर ऐसा होने लगा कि मैंने कहा है कि
ऑटोग्राफ्ट और सिनोग्राफ्ट ही संभव है, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट संभव नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको फॉरेन डिक्लेयर कर देगी और हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं होगा। बट आपने सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति ने अपनी किडनी दी किसी और व्यक्ति को। अब आप बोलोगे कि यार किडनी तो ट्रांसप्लांटेशन हो गई, सर ने कहा था कि एलोग्राफ्ट होता नहीं है, जीनोग्राफ्ट होता नहीं है। देखो होगा क्या, जैसे ही मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और उन दोनों ने आपस में किडनी को शेयर किया, किडनी के सेल्स के ऊपर एक लगा होता है MHC मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी फैक्टर, मैंने आपको पढ़ाया है। उसके सेल्स में लगा हुआ मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC, उसको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी एज ए फॉरेन, और उसको फॉरेन रिकॉग्नाइज करके हमारे बी सेल्स टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बट कई बार जब देखो हर किसी की किडनी मैच नहीं होती, फिर आपने सुना होगा हॉस्पिटल में जाते हैं, नहीं यार उसकी किडनी मैच नहीं हो रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं आपकी किडनी नहीं लगेगी। मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है और उसको बोलते हैं कि हमारी किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, मेरी किडनी ले लो। वाइफ बोलती है कि हस्बैंड को मेरी किडनी लगा दो इसमें, बट डॉक्टर मना कर देते हैं, नहीं नहीं आपकी किडनी मैच नहीं हो रही है। तो वो क्या मतलब हुआ, वो हुआ कि कुछ ऐसे MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जीन होते हैं, वो कई इंडिविजुअल में सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रोटीन को एनकोड कर रहे हैं यानी एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो MHC एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो पॉलीमॉर्फिक है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट ही है पूरे ऑल वर्ल्ड में, तभी एलोग्राफ्ट संभव नहीं है, ठीक है। बट कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें से MHC मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है, वो कई इंडिविजुअल में सेम होती है, 99% वो सेम बनते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होती हैं। तो हम स्पेशली उन उन मतलब पेशेंट्स को हम कर लेते हैं कि हाँ इनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, क्योंकि हम सिमिलरिटी मैच करते हैं, जिसे हम DNA सीक्वेंसिंग के हेल्प से या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम सीक्वेंसिंग करते हैं, DNA के सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ इस इंडिविजुअल का और इस इंडिविजुअल का MHC जीन एक्सप्रेशन सेम है, तो हम बोल देते हैं हाँ भाई इन दोनों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दो। बट मान लीजिए MHC मॉलिक्यूल्स किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक वाइफ का AGGCCTC ऐसा कोई सीक्वेंस है, बट उसके हस्बैंड का है CCCUUU, उसका सीक्वेंस अलग है। अगर उनका DNA सीक्वेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो वो मतलब वो डिफरेंट प्रोटीन को एनकोड कर देंगे और वो एक्सेप्ट नहीं हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बट कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं उनमें से माइनर डिफरेंस होगा, कहीं G की जगह T लगा होगा, बाकी सेम वही MSC जीन इनकोड कर रहे हैं, तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन संभव है। ओके, तो ये टर्म में याद रखना। आगे हैं व्हाट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेज क्या हैं? इम्यूनोडेफिशिएंसी रिप्रेजेंट a deficiency in the immune response, whether inherited or acquired, of which the immune system fails to protect of the host from diseases causing agents. It is primary and secondary. प्राइमरी जो होते हैं जो बर्थ से पहले होते हैं, और सेकेंडरी होते हैं जो हमने एक्वायर्ड किए हैं, ऐसे डिफेक्ट हमने एक्वायर्ड किए हैं। तो कुछ ऐसे डिजीजेज हैं, याद रखना। स्किड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको स्किड बोलते हैं। स्किड एक दो टाइप का होता है, एक तो होता है एक्स लिंक्ड स्किड और एक ऑटोजोमल इनहेरिटेड स्किड। तो पेपर में जब आएगा कि एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, तो ये दोनों है, याद रखना। ऐसा नहीं कि एक पे टिक करके आ जाना कि ऑटोजोमली है, नो, ये ऑटोजोमली भी है और एक्स लिंक्ड भी है, ठीक है। अब स्किड के पेशेंट में होता क्या है? SCID is a genetic disorder which is characterized by the very low number of circulating T lymphocytes, both V and T, of the adaptive immune system. As such, person makes the neither T, okay, और nor cell mediated immune response. ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनमें स्किड की डिजीज होती है, वो टी लिम्फोसाइट को नहीं बना पाते हैं। ओके, यहाँ पर देखो, मान लीजिए वो एक्स लिंक्ड है, तब क्या होगा? एक्स लिंक्ड स्किड विच इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ स्किड, T cells fails to develop because of defect in the gene coding for several cytokine receptors, including those of interleukin 2, 4, 7, 9, 15. अब यहाँ पर बोला गया है कि टी सेल नहीं बनेगी उस व्यक्ति में जिस व्यक्ति में एक्स लिंक्ड स्किड होगा। और डिफेक्ट कहाँ आया? साइटोकाइंस रिसेप्टर। साइटोकाइंस रिसेप्टर्स एक ऐसे रिसेप्टर हो जाते हैं जो थाइमस में, हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू में, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, और उन साइटोकाइंस रिसेप्टर में डिफेक्ट आ जाएगा जिनकी वजह से इंटरलोकिन 2, 4, 7, 9 ये नहीं बनेंगे तो हमारा टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा। दूसरा,
दूसरा होता है ऑटोसोमल इनहेरिटेड स्किड। इसमें एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, एडीए। अब एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ एडेनोसिन इनटू द आइनोसिन। ये कन्वर्ट करता है एडेनोसिन को आइनोसिन में, ये जो एंजाइम है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा एडेनोसिन कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, एडेनोसिन ऐसे ही रहेगा। अब ये इंटरफेयर कर दा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में। जब प्यूरिन, देखो प्यूरिन और पायरिमिडिन हमारे इसमें दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्यूरिन ऐसे होता है जिनको बोलते हैं ए एंड जी। अब प्यूरिन जो है वो एक्युमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे और उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि एडेनोसिन कन्वर्ट नहीं हुआ है आइनोसिन में। अब जो ये एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसकी वजह से टॉक्सिक हो जाएगा टी सेल की प्रोडक्शन में, टी सेल्स नहीं बनेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ होगा पहली बार जब जीन थेरेपी की थी तो एक लड़की थी अशांति डी सिल्वा, तो उस लड़की पर स्किड का एंजाइम ही वहाँ पर डाला था, एडीए डाला था, जिसकी वजह से हमने एक थेरेपी की थी जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ओके, नेक्स्ट आपका चिडैक हिकासी सिंड्रोम। एक ऐसा सिंड्रोम है जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है, इसमें बार बार जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्किन एंड आई में पिगमेंट नहीं होता है, पिगमेंटेशन खत्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है। हमारे शरीर में ग्रेनुलोसाइट्स तो होंगे, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, सारे सेल्स होंगे, बट वो किसी भी बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट में वो लिम्फोसाइट्स जो होंगे बहुत सारे हैं जो डिजीज जो हुई है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया है उसके प्रति लड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे स्प्लीन में, लिवर में, और इकट्ठे होके वो एक गुच्छा जैसा बना देंगे जिसके वजह मतलब इकट्ठे हो जाएंगे और वो इम्पेयर कर देंगे टारगेटिंग में, प्रोटीन टारगेटिंग नहीं होगी फिर लाइसोसोम में, यानी इकट्ठा होकर वो रैसेस वगैरह कलर डिकलरेशन कर देंगे। ओके, अब डाई जॉर्ज सिंड्रोम क्या है? अब डाई जॉर्ज सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, क्योंकि ये एक कॉन्जेंटल थाइमिक अप्लासिया है, यानी ये कोई हेरिडिटरी डिजीज नहीं है, बट इसमें क्रोमोसोम नंबर 22 जो है वो डिलीट हो चुका है। कौन सा क्रोमोसोम? क्रोमोसोम नंबर 22। अब जो क्रोमोसोम नंबर 22 डिलीट हो चुका है तो हमारा न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं वो फ्रेंजल पोज तक नहीं जाएंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में थाइमस नहीं बनेगा। आपको सिंपली याद रखना है क्रोमोसोम नंबर 22 डिलीटेड, that reason neural crust cells not migrate into the pharyngeal pouches and don't formation of thymus। हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड ही नहीं बनेगा। और थाइमस क्या करता है? थाइमस एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर टी सेल्स की क्या होती है? मैच्यूरेशन होती है। ओरिजिनेशन सिंथेसिस तो बोन मैरो में होती है, बट टी सेल्स की मैच्यूरेशन होती है थाइमस में। अब थाइमस नहीं होगा तो मैच्यूरेशन नहीं होगी, मैच्यूरेशन नहीं होगी तो इनकी एब्सेंस होगी, एब्सेंस होगी तो हमें डाइजेस्ट सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट था ये, बट आगे जो मैं बताऊंगा वैक्सीन का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। An individual may be exposed to an antigen to induce the immune response, a type of the immunity known as artificial active immunity. The material used to induce the artificial active immunity is called as immunization, और जो immunization है उसको हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखना वैक्सीनेशन के टाइप्स में से क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? टाइप्स में से। तो एक होती है कि होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीनेशन, यानी जो वैक्सीनेशन के लिए हम वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन यूज़ करें, हम पूरे का पूरा वही यूज़ कर रहे हैं, पूरे का पूरा वायरस हम यूज़ कर रहे हैं, पूरे का पूरा हम बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है दो टाइप, एक लाइव बट एटेन्यूएटेड वैक्सीन और एक होती है डेड वैक्सीन। अब दो वैक्सीन मैंने आपको बताई, एक लाइव बट एटेन्यूएटेड। लाइव मतलब जिंदा बैक्टीरिया होगा बट उसमें डिजीज कोज करने की पावर खत्म हो चुकी है। These vaccines are prepared by attenuating the pathogen organism by growing them in unfavorable condition, which result in the gene mutation due to organism lose the pathogenicity but retain the capacity for growth। पैथोजन जो है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रही है क्योंकि उसको ऐसे मीडियम में डाला था जहाँ वो ग्रोथ नहीं कर पाया, यानी वो अपनी पैथोजेंसिटी खो बैठा। अब वो डिजीज कोज नहीं करेगा बट ग्रोथ करेगा, वो हमारे शरीर में ग्रोथ करेगा बट डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। होता क्या है कई बार होता है इसमें रिस्क होता है। रिस्क किस चीज़ का? कि मान लीजिए जो हमने वैक्सीन दी
उसकी पैथोजेनिसिटी तो उसके पास नहीं थी, बट होता है कि कई बार रिवर्ट हो जाता है, कई बार होता है कि उसमें वायलेंस आ जाता है, उसमें पैथोजेनिसिटी आ जाती है उस वायरस में, फिर वो डिजीज कोज भी कर देता है कई बार, तो इसमें थोड़ा रिस्क है। बट अब धीरे धीरे जो रिसेंटली डिस्कवरी हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मजबूत हो जा रही है, तो हम कर क्या रहे हैं, हम स्पेसिफिकली साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन कर रहे हैं। यानी हम देखो कोई वायरस है, कोई पैथोजन है, उसमें कोई ऐसा एक पर्टिकुलर जीन होता है, वही पैथोजेनिसिटी कोज कर पाता है। तो हम साइट डायरेक्टर म्यूटेशन करके उस जीन को ही म्यूटेट कर रहे हैं, स्पेशली उसी जीन को म्यूटेट कर रहे हैं जो डिजीज को कोज करेगा, जिसको बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। यानी हम उसी जीन को टारगेट कर रहे हैं जो डिजीज कोज करेगा जाके आगे जाके, तो हम उस जीन को म्यूटेट कर देंगे जिसके कारण वो डिजीज को कोज नहीं कर पाएगा, हम उसको यूज कर लेंगे वैक्सीन की तरह। अब है ऐसी वैक्सीन क्या करेंगी, हमारे शरीर में जाएंगी, ग्रोथ तो करेंगी, बट हमारे शरीर के एंटीबॉडीज को लगेगा कि ये यार खतरा आ गया, तो उसने क्या करना है, उसने उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी मेमोरी बी सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट जब नेक्स्ट टाइम रियल में जब वो वायरस आएगा जिसके पास पैथोजेनिसिटी भी होगी, बट हमारे शरीर को पता है, हमारे शरीर के एंटीबॉडीज को पता है कि ये पहले भी आया था, इसी कारण वो उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें एक एग्जाम्पल है द 7 पोलियोवायरसेस। द 7 पोलियोवायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये करता क्या है, ये पोलियोवायरसिन हमारे शरीर में इंटेस्टाइन में जाएगा और IgA एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा। ओके, ये थी आपकी लाइव एंड एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब दूसरी वैक्सीन है इनएक्टिव डेड वैक्सीन। इसमें होता क्या है, हमने जो ऑर्गेनिज्म यूज करना है, हमने जो पैथोजन यूज करना है, वो टोटली कैसा है, किल्ड है, मरा हुआ है, वो टोटली मरा हुआ है वो। ओके, अब वो डिजीज भी नहीं कर पाएगा और ना ही वो ग्रोथ कर पाएगा। ओके, तो ऐसे जो इसमें होता क्या है, बट हमको एक चीज याद रखनी है, हमको इस तरह से वो इनएक्टिवेट करना है, इस तरह से वो पैथोजन इनएक्टिवेट करना है कि उसकी पैथोजेनिसिटी भी खत्म हो जाए और उसकी ग्रोथ करने की पावर भी खत्म हो जाए, बट उसका एपिटोप खत्म नहीं होना चाहिए, या उसका एंटीजन खत्म नहीं होना चाहिए। हम ऐसा पैथोजन किया, उसका हमने एंटीजन खत्म कर लिया भाई, इतनी जोर से उसको पटका कि उसके एंटीजन की एपिटोप ही उड़ गए। अब एंटीजन ही ना रहा तो हमारे एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, तो वो तो ऐसा है कि गया और बाहर निकला, कोई मतलब नहीं रहा, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो हमको एपिटोप को खत्म नहीं करना है। एपिटोप ऐसे होते हैं जो जो किसी पैथोजन की सरफेस पर लगे होते हैं, और एपिटोप ही हेल्प करता है एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब जो आपने कोविड की वैक्सीन ली है, आजकल ले रहे, पीछे जैसे ली आपने, तो वो कैसी थी, वो लाइव थी या डेड थी? आपको पता होगा वो कैसी होगी। मैं आपको बताऊं, वो डेड थी, वो टोटली डेड थी। डेड क्यों थी? क्योंकि उसमें बूस्टर हमने लगाए। बूस्टर लगाए मतलब हमने डेड यूज़ की। बूस्टर हमको डेड में यूज़ करते हैं हम। लाइव कर ली तो लाइव तो इतनी घातक है कि वो ग्रोथ कर रही है लगातार, वायरस वो ग्रोथ कर रहा है, तो हमको हमको फर्स्ट टाइम ही हमने इम्यूनिटी जागृत कर लिया है। बट इनएक्टिवेट में होता क्या है, वैक्सीन लगाई हमने, वो कई बार होता है उसका एपिटोप भी उड़ जाता है, कई बार होता है क्या है, ग्रोथ करेंगे नहीं, 2-4 वायरस जाएंगे, उसको हमारी एंटीबॉडी बोलेगी यार 2-4 तो आए, इसको तो मैक्रोफाज ही खा लेंगे, मेरे को बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको बार बार हमको वैक्सीन लगाने पड़ती है, यानी बूस्टर लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण वो हमारे एंटीबॉडी को जागृत किया जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो, इससे आप समझ जाओगे। बूस्टर डोज, एटेन्यूएटेड वैक्सीन में हमको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ही हमने जो वैक्सीन लगा ली उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने वायरस ने ग्रोथ कर ली है और काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी है, हमको जरूरत नहीं बार बार वैक्सीन लगाने की। बट इनएक्टिवेट में होता क्या है, हमने जो वैक्सीन लगाई उसने ग्रोथ नहीं की, जाके अंदर जाके वायरस ने ग्रोथ ही नहीं की। 2-4 हमने वायरस डाले थे तो वो 2-4 ही रहे, और उसको माइक्रोफेजेस ने खा लिया, न्यूट्रोफिल्स ने खा लिया, 20 साल तक गए ही नहीं वो, और उसको मतलब इतनी एंटीबॉडी नहीं बना पाया जिसको सब सक्षम हम बना सकते हैं। यानी अगर रियल वायरस, जब कोविड आ जाए, रियल कोरोना वायरस आ जाए, तो हमारी बॉडी सक्षम नहीं रही, तो हमको बार बार हम उसमें वैक्सीन लगा के हम एंटीबॉडीज इकट्ठा करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्वायर्ड मल्टीपल बूस्टर डोज। अब सेफ कौन है? अब मैं पूछूं सेफ कौन है, तो सेफ भाई आपकी इनएक्टिवेट वाली सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि ये वायरेंस में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पैथोजेनिसिटी भी खत्म कर दी गई है और इसकी ग्रोथ की पावर भी खत्म कर दी गई है। बट एटेन्यूएटर में होता क्या है, ये लाइव है, जिंदा है, तो कई बार ये रिवर्ट भी हो जाती हैं, कई बार ये वायलेंस भी पैदा कर लेती हैं अपने पास। ओके, अब ये था आपका होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीनेशन। तो अगर हम बात करें प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन, अब देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, होल पैथोजन वैक्सीन।
यानी हमने पूरा का पूरा वायरस ही यूज़ किया था, जिसके दो टाइप हमें पढ़े, लाइव और डेड। अब प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन क्या होती हैं? अब हम पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं लेंगे, अपने वायरस के तो बड़ा कुछ होता है, बैक्टीरिया का तो बड़ा बहुत बड़ा कंपोनेंट है, हम उसी कंपोनेंट को लेंगे जो असल में डिजीज कोज करते हैं, वही लेंगे हम। पढ़ते हैं चलो। Purified antigen vaccines composed of the molecules purified directly from the pathogen microbes instead of the entire microbes. Subunit vaccines includes only specific purified macromolecules that best stimulate the immune response. हम ओनली वही कंपोनेंट लेंगे जो असल में इम्यून सिस्टम को रिस्पोंड करते हैं, यानी हम एपिटोप ही लेंगे, हम पूरे का पूरा वायरस नहीं लेंगे अब हम, ठीक है। जिसमें कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। पहला हम लेते हैं एक्जोटॉक्सिन, जिसको बोलते हैं टॉक्सॉइड। अब देखो मेनी एक्सोटॉक्सिन्स कैन बी मॉडिफाइड केमिकली सो दे रिटेन देयर एंटीजेंसिटी बट आर नो लॉन्गर टॉक्सिक। बाय मॉडिफाइड द एक्सोटॉक्सिन इज कॉल्ड एज टॉक्सॉइड। टॉक्सॉइड आर यूजुअली नॉट एफिशिएंट एज ओरिजिनल एक्सोटॉक्सिन। Diphtheria and tetanus vaccine are example of purified bacteria exotoxins and inactivating its formaldehyde to form toxoid। देखो ये सारे लाइन्स क्या ही, हमने एक बैक्टीरिया लिया है जो डिप्थेरिया कोज करता है, जिसको बोलते हैं कोयरनी बैक्टीरियम डिप्थेरियम, आपने पढ़ा हो, ये टेटनस कोज करने वाले बैक्टीरिया हमने लिया है। अब डिप्थेरिया एंड टेटनस, अब ये दो जो बैक्टीरिया हैं, ये जो डिजीज कोज करते हैं, ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं हमारे शरीर में। तो हम पूरा बैक्टीरिया नहीं लेंगे इस बार, अब हम डिप्थेरिया वाला बैक्टीरिया नहीं लेंगे, हम उसका एक्सोटॉक्सिन लेंगे जो वो सिक्रेट करेगा। हम उस एक्सोटॉक्सिन को लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाए, और उसको हम बोलते हैं टॉक्साइड। अब टॉक्साइड जो है सेफ हो गया हमारे लिए। अब टॉक्साइड को हम इंजेक्ट करेंगे वैक्सीन के रूप में। टॉक्साइड को हमने कैसे बनाया? एक्सोटॉक्सिन को हमने फॉर्मल्डिहाइड में डाला, जिसकी उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई और वो बन गया टॉक्साइड। अब टॉक्साइड को हम वैक्सीन में डालेंगे और इंजेक्ट कर देंगे हमारे बॉडी में। अब हमने बैक्टीरिया लिया नहीं लिया, हमने ओनली एक्सोटॉक्सिन लिया था। ओके, वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने अब से सभी को पता होगा, वायरस उस बैक्टीरिया के सरफेस पर पॉलीसैकेराइड लगा होता है। जैसे पॉलीसैकेराइड कुछ मैनोज, मान लीजिए मैनोज लगा हुआ है, किसी बैक्टीरिया के सरफेस पर मैनोज लगा हुआ है, और वो मैनोज हेल्प कर रहा है इम्यून को रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। तो हम पूरा बैक्टीरिया क्यों लें? हमको बैक्टीरिया से मतलब नहीं रहा, हमको उस पॉलीसैकेराइड से मतलब रहा, यानी हमको उस मैनोज से मतलब रहा। अब हम उस मैनोज को निकाल लेंगे। ओके, मैनोज को निकाल लेंगे और उस मैनोज को ही हम इंजेक्ट कर देंगे हमारी बॉडी में। अब हम इंजेक्ट करेंगे तो वो मैनोज क्या करेगा? वो एक्टिवेट करेगा हेल्पर टी सेल्स को, और हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, वो बी सेल्स की प्रोडक्शन करता है। बट यहाँ पर प्रोडक्शन होगी कैसी? इंस्टेड दे एक्टिवेट बी सेल्स बाय थाइमस इंडिपेंडेंट टाइप 2 मैनर, क्योंकि रिजल्टिंग द IgM प्रोडक्शन। ऐसा क्यों? यहाँ पर हमारा TH मेडिटेड बीटा सेल प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई? तो आप सभी को पता होगा, बी सेल दो तरीके से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, एक तो टी सेल मेडिटेड और एक टी सेल इंडिपेंडेंट है। इधर कौन सा यूज किया इन्होंने? टी सेल इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पर टी सेल का इसने यहाँ पर यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड है वो हमने ये लिया हुआ है कि हमारा वो यूज ना हो जाए। देखो आप सभी को पता होगा, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमने अपने शरीर में इंजेक्ट किया है, तो सबसे पहले मैक्रोफाज उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एपीसीज उसको आइडेंटिफाई करते हैं, इनगल्फ करते हैं, और MHC2 प्रोटीन पर उसको एपीसीज को एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स के लिए। बट इधर हमने बैक्टीरिया तो डाला नहीं है, हमने पॉलीसैकेराइड डाला है, तो इधर कोई भी हमारा रोल नहीं होगा हेल्पर टी सेल्स का। इधर सीधी ही हमारी कौन सी आ जाएगी? सीधे हमारे मैक्रोफाजेज आएंगे, और वो मैक्रोफाजेज क्या करेंगे? या सीधे बी सेल्स आएंगे और बी सेल्स क्या करेंगे? उसको इनगल्फ कर लेंगे और सीधे IgM एंटीबॉडी बना लेंगे। बाकी कोई और एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे सरफेस पर कौन सी एंटीबॉडी लगी होती है बी सेल्स के ऊपर? IgM ही बनेगी, इधर कोई और एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर कोई भी क्लास स्विचिंग नहीं होगी, कोई भी एफिनिटी नहीं होगी, बट ये सिंपली कि IgM की प्रोडक्शन हो जाएगी और IgM ही उस पॉलीसैकेराइड के प्रति एंटीबॉडीज बना लेगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखें तो दो टाइप्स की हमें यहाँ पर बताई जा रही है आगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक तो हमने यूज़ कर लिया किसी की एक्सोटॉक्सिन या पॉलीसैकेराइड, बट रिसेंटली हम एक न्यू टेस्ट डिस्कवरी की हमने कि एक सेकंड मेथड हमने यूज़ किया है कि हम करेंगे क्या? हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे, इससे हम वैक्सीन बना लेंगे। ठीक है,
इसका बेस्ट एग्जांपल है द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन अप्रूव्ड इन द ह्यूमन इज द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। याद रखना, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो एक ऐसी वैक्सीन है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट सर्वेलेंस वैक्सीन से बनाई गई है। अब देखते हम कैसे बनाई है। हमने सबसे पहले एच बी वायरस यानी हेपेटाइटिस बी वायरस लिया, उसमें से हमने एंटीजन को बाहर निकाला। ओके, दूसरा हमने कोई बैक्टीरिया लिया, मान लिया हमने इकोलाई बैक्टीरिया लिया, उसमें से हमने प्लाज्मिड को निकाला। अब प्लाज्मिड और एच बी जीन को हमने साथ में मिला लिया, जिसको हम बोलते हैं क्लोन। अब हमने क्लोनिंग कर ली। अब हम क्लोनिंग करके उसको इंजेक्ट कर देंगे ईस्ट सेल में, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, काफ़ी मास प्रोडक्शन के लिए। मास प्रोडक्शन कर ली और मास प्रोडक्शन करके हमने एच बी वैक्सीन बना ली। अब जो वैक्सीन है वो रेडी है यूज़ करने के लिए। ओके, अब लास्ट टाइम पर टॉपिक बचता है डीएनए वैक्सीन। इस पर भी क्वेश्चन आता है डीएनए वैक्सीन क्या होती हैं। अभी तक हमने क्या यूज़ किया था? हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल यूज़ की, उसके सरफेस पर लगे हुए एपिटॉप्स हमने यूज़ किए, ठीक है, या हमने लाइव या हमने डेड वैक्सीन यूज़ की। बट अब हम यूज़ करेंगे डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक वैक्सीन यूज टू जेनेटिक मटेरियल ऑफ पैथोजन इटसेल्फ टू इम्यूनाइज द इंडिविजुअल। अब हम किसी बैक्टीरिया को या किसी प्रोटीन्स को नहीं लेंगे, अब हम उस बैक्टीरिया के डीएनए को लेंगे, आरएनए को लेंगे, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को लेंगे अब हम। ओके, अब आप सोचोगे क्या अब उसका जेनेटिक मटेरियल भी इम्यूनोजन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी हमने डीएनए इंजेक्ट कर दिया तो क्या डीएनए भी वही काम करेगा? नो, डीएनए इम्यूनोजन नहीं है। डीएनए से नहीं कि डीएनए में डाला और वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवा देगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर थोड़ी एपिटॉप्स लगे होते हैं। बट डीएनए अब जाएगा तो डीएनए हमारे सेल बॉडी सेल्स के अंदर जो डीएनए हमारा डीएनए होस्ट का डीएनए है उसके साथ वो मिल जाएगा और अपनी कॉपीज बना लेगा, एमआरएनए बना लेगा। एमआरएनए देन ट्रांसलेशन कर लेगा और उसके बाद प्रोटीन बना लेगा। अब जो प्रोटीन बनेगी उसके ऊपर एपिटॉप्स लगे होंगे। हमारे शरीर सोचेगा नहीं 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 नहीं, ये हमारा एंटीजन नहीं है भाई। हुआ क्या? स्टार्टिंग में डीएनए लिया बैक्टीरिया का, उसके ऊपर कोई एपिटॉप नहीं है, हमारी एंटीबॉडी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगी कि वो अपना है या दूसरे का, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब वो डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिल जाएगा और कॉपीज बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। ट्रांसलेशन करने के बाद प्रोटीन बनाएगा। अब वो प्रोटीन वो एक्सप्रेस करेगी एपिटॉप्स को। अब हमारा एंटीबॉडी सोचेगी नहीं यार, ये हमारी प्रोटीन नहीं है, उसको डाउट पड़ जाएगा और उसको प्रेजेंट कर देगा MHC2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर या MHC1 मॉलिक्यूल्स के ऊपर। वन पर मोस्टली MHC1 पर करेगा, क्योंकि ये इसने रिकमेंडेशन की है ना। अब MHC1 पर ये प्रेजेंट कर देगा तो हमारे साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स आएंगे और बोलेंगे ये भाई ये हमारा नहीं है, और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर टेबल है, इस टेबल को रटा लेना। मैं बोलता जाऊँगा। एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिसीज, टाइप 2 वैक्सीन, टॉक्साइड। डिप्थेरिया मैंने पहले पीछे आपको पढ़ाया। डिप्थेरिया का हम क्या यूज़ करते हैं? एग्डोटॉक्सिन। एग्डोटॉक्सिन को कन्वर्ट करते हैं हम टॉक्साइड में, तो हम इसका हम टॉक्साइड यूज़ करते हैं। टेटनस का भी टॉक्साइड। पेट्रोसिस का डिजीज कोज करता है, बोर्टेला पेट्रोसिस। प्लेग करता है ये, ठीक है। ये किल्ड बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं इसका। कौन से वैक्सीन यूज़ करते हैं हम? डेड वैक्सीन यूज़ करते हैं। टाइफाइड की हम किल्ड यूज़ करते हैं। पैरा टाइफाइड की हम किल्ड यूज़ करते हैं। टाइफस की किल्ड, कोलरा की किल्ड, प्लेग की किल्ड यूज़ करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का हम एटेन्यूएटेड यूज़ करते हैं, याद रखना। बीसीजी एक ऐसी वैक्सीन है जो एटेन्यूएटेड है, यानी लाइव है वो, ओके, बट उसमें डिजीज कोज करने की कैपेसिटी को हमने खत्म कर दिया है। मेंजिटिस में हम यूज़ करते हैं पॉलीसेक्राइड। हमने पहले बताया पॉलीसेक्राइड क्या होता है। पूरा बैक्टीरिया हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको सरफेस पर कुछ एपिटॉप्स लगे होते हैं उनको लेंगे, यानी पॉलीसेक्राइड को हम लेंगे। बैक्टीरिया निमोनिया में हम पॉलीसेक्राइड को लेते हैं। वायरल डिजीज में बाय मिसल्स हो गया तो हम एटेन्यूएटेड, मम्स एटेन्यूएटेड, रुबेला एटेन्यूएटेड, वेर्सिला एटेन्यूएटेड, पोलियो एटेन्यूएटेड, इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड। इन्फ्लुएंजा में हम यूज़ करेंगे डेड को, रेबीज में भी डेड को। स्मॉल पॉक्स में क्रॉस रिएक्टिव वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो दोनों का काम करते हैं, ओके। और हेपेटाइटिस बी, ये हम अभी पढ़ा हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है ये, ओके। और है भी क्या? इनएक्टिव वायरस है, वायरस तो इनएक्टिविटी है। अब लास्ट लाइन है ये, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड क्या होता है? झुंड होता है, एक समूह होता है किसी व्यक्तियों का, किसी एक स्पीसीज का। इसमें बोला है इफ द इनफ पीपल इज द कम्युनिटी आर इम्युनाइज्ड यानी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिजीज, देन इट इज मोर डिफिकल्ट टू द डिजीज टू गेट पास विद दोज हु आर नॉट इम्युनाइज्ड। ए टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर्स इन द वैक्सीनेशन इज पोर्शन इज द हर्ड। मान लीजिए कोई ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने क्या किया है? उस ग्रुप में हमने
वैक्सीनेशन कर दी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं किया है उनको भी डिजीज़ हो जाए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट होता नहीं है, कई कई डिजीज़ में होता है, ये भी याद रखना। दोबारा बता रहा हूँ, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। कोई एक व्यक्तियों का समूह है, मान लीजिए 40 व्यक्ति हैं, उन 40 व्यक्ति में से 30 व्यक्तियों को वैक्सीन लगी हुई है और 10 को नहीं लगी है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उन 10 बंदों को डिजीज़ होगी, उनको नहीं होगी। बट ये कई डिजीज़ में ही होता है। ओके।